90 का वो दशक था जब बिहार में अपराध, लूट, हत्या, रंगदारी आम बात थी। ऐसे में बिहार के आपराधिक पृष्ठभूमि पर एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, जिसे आम आदमी तो छोड़ दीजिए, पुलिस और बड़े बड़े राजनेता खौफ खाते थे। नाम था उसका शहाबुद्दीन। जमाने से जो है हम चाहते हैं कि मौत मरते तक भी वही रहें, चेंज नहीं है। जो नहीं, जो बदल जाए फिर वो मुकम्मल इंसान कहाँ हो। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है भास्कर कुमार और आज आपको कहानी बाहुबली की में बताने जा रहे हैं। सिवान के उस बाहुबली की कहानी जिसे पूरा सिवान ही नहीं बिहार भी साहब के नाम से जानता था। वो साहब शायद अब इस दुनिया में नहीं। मरहूम शहाबुद्दीन की मृत्यु तो जरूर हो गई है, लेकिन उनकी आपराधिक घटनाएं आज भी जब बिहार में लोग याद करते हैं तो उनके रूंगटे खड़े हो जाते हैं। शहाबुद्दीन सिर्फ नाम ही नहीं था, शहाबुद्दीन अपराध का वो चेहरा था जिसे उस वक्त के हर युवा अपना आइकन मानते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1985 से। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं 1985 से शहाबुद्दीन की जन्म की कहानी नहीं बता रहा हूँ, शहाबुद्दीन की आपराधिक कहानी की शुरुआत बता रहा हूँ। उसी शहाबुद्दीन की जो उस वक्त के जीरादेई के तत्कालिक विधायक कैप्टन त्रिभुवन सिंह के पास अपने एक पैरवी के लिए जाता है, और जहां पे कैप्टन त्रिभुवन सिंह कहते हैं कि हम अपराधियों की पैरवी नहीं करते हैं, तो पहला सवाल शहाबुद्दीन के मन में यही आता है कि अब मैं राजनीति करूंगा। और 1990 का वो टाइम होता है जब जीरादेई विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है और तमाम हथकंडा अपनाकर, आपराधिक गतिविधियां अपनाकर, एक छत्र राज अपनाकर शहाबुद्दीन उस चुनाव को जीतता है। जीतता ही नहीं है, उस समय के राजनीति के सबसे बड़े बिहार की हस्ती का है लालू यादव के नजरों में आता है और लालू से नजदीकियां पड़ती है शहाबुद्दीन की। लालू राजनीति का वो जौहरी जो शहाबुद्दीन को देखते ही पहचान गया, यह बड़ी काम की चीज करते हैं। उसमें शहाबुद्दीन आप लोगों ने देखा होगा कि खास करके उनके कम्युनिटी में यंग जनरेशन का उनके तरफ झुकाव है। इस हिसाब से लालू प्रसाद उस वोट बैंक को देखते हुए जिसकी राजनीति करते हैं वो शहाबुद्दीन से नजदीक है। और 90 के इस दौर में कहानी शुरू होती है एक नए समीकरण की, जिसका नाम पड़ता है MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम प्लस यादव। और वहां से शुरू होती है शहाबुद्दीन की राजनीतिक प्लस आपराधिक सफर। शहाबुद्दीन उस वक्त सुर्खियों में सबसे ज्यादा आता है जब एक एग्जाम सेंटर पर पुलिस वाले को थप्पड़ लगा देता है, और किसी पुलिस वाले की मजाल क्या कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर ले। दर्जनों वारंट ऑफ अरेस्ट शहाबुद्दीन के खिलाफ था, मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SP के साथ अपने घर में मीटिंग करते थे। 1995 में शहाबुद्दीन एक बार पुनः राजद के टिकट पे चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतकर पुनः विधानसभा पहुंच जाता है। ये दौर था जब शहाबुद्दीन अपने आपराधिक और राजनीतिक सफर में लगातार बुलंदियों को छू रहा था। 1997 का वो दौर था जब लालू यादव ने शहाबुद्दीन पे सिवान लोकसभा की दांव खेली। यूं कहे कि शहाबुद्दीन की ताकत में एक जोरदार इजाफा होता है और शहाबुद्दीन 1997 की लोकसभा चुनाव जीतकर पहुंच जाता है भारत के सबसे बड़े सदन में। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धीरे धीरे शहाबुद्दीन की राजनीतिक पकड़ और आपराधिक दहशत का ग्राफ इतना बढ़ता गया कि अब आम जन से प्रशासन और राजनीतिक लोग भी उससे खौफ खाने लगे थे। उसके पास ये क्षमता थी कि वो बिहार की सरकार को स्थिर और अस्थिर कर सकता था। 1999 में शहाबुद्दीन पे आरोप लगा उस समय के वामपंथी नेता छोटे लाल गुप्ता के अपहरण और हत्या का, लेकिन मजाल क्या थी सिवान पुलिस की
कि शहाबुद्दीन को हाथ लगा सके। 2004 के चुनाव जीतने के बाद शहाबुद्दीन का जो खौफ था वो अपना बड़ा इख्तियार रूप ले लिया था। उसी वक्त शहाबुद्दीन चर्चा में आता है तेजाब हत्याकांड का, जिसमें 2 सगे भाइयों को तेजाब से नहलाकर निर्मम हत्या कर देता है शहाबुद्दीन। तेजाब से नहला के उन लोगों को जो है 2 बच्चों को जो है बोरे में कस के तेजाब से नहलाया गया, टुकड़ों में काटा गया, हाथ को तोड़ दिया गया, बोरा में कस करके नमक डाल करके कहीं दफना दिया गया जी। हालांकि तीनों लड़के हमारे जो है, तीनों लोगों का किडनैप हुआ था। तीसरा लड़का हमारा जो है ये सब देख रहा था। इन्होंने कहा कि ना इस साले को रखो, अभी इसका बाप आएगा मकान लिख देगा तो उसके बाद इसको भी मार दिया जाएगा, इसका बाप को भी मार दिया जाएगा। ये सुना तो इसकी रोंगटे खड़ी हो गई। तो बेचारा करे क्या, किसी तरह से अपना उपाय सोचने लगा। पता नहीं कैसे जो है रात में जो है 2-3 रोज रुकने के बाद जो है कैसे निकल के भागा, कैसे जो है बच गया, भगवान जाने, ही तो बच गया। बिहार में साल था 2005 और राष्ट्रपति शासन लागू था। उस वक्त के तत्कालीन डीएम सीके अनिल और तत्कालीन एसपी रत्न संजय के आदेश पर शहाबुद्दीन को उस वक्त हिरासत में लिया जाता है जब वो दिल्ली में संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए गया हुआ था। और वहीं से शुरू होता है शहाबुद्दीन के बुरे वक्त का दौर। बिहार में सत्ता का परिवर्तन होता है और नीतीश की सरकार आती है और शहाबुद्दीन को सिवान से भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। शहाबुद्दीन पर अनगिनत धाराओं में मुकदमाएं चलता है। उम्र कैद से लेकर ना जाने कितनी सजाएं होती है शहाबुद्दीन को। लेकिन शहाबुद्दीन की किस्मत एक बार फिर पलटी मारती है। साल था 2015 और बिहार में लालू और नीतीश की जुगलबंदी वाली सरकार आ जाती है और शहाबुद्दीन को मिल जाती है जमानत। तब शहाबुद्दीन सबसे ज्यादा फिर सिवान की सुर्खियों में आ जाते हैं कि भागलपुर से सिवान आने के क्रम में ना जाने कितने गाड़ियों का काफिला शहाबुद्दीन के पीछे चलता है। और शहाबुद्दीन जैसे ही सिवान पहुंचते हैं तो उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहते हैं कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको नजर आता है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। शहाबुद्दीन की एक सबसे बड़ी कमी थी कि वो अपराधी तो बहुत बड़े बन गए थे लेकिन एक अच्छे राजनेता कभी नहीं बन पाए, क्योंकि उनकी राजनीतिक समझ जो थी ना वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव पेच से भरी हुई नहीं थी। यही वो कारण था कि शहाबुद्दीन की कहानी का जो अंतिम पन्ना है यहीं से लिखना शुरू हो जाता है और शहाबुद्दीन के खिलाफ नीतीश कुमार एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और पुनः सिवान टू जेल का सफर शहाबुद्दीन का शुरू हो जाता है। और ये सफर सिवान से पहुंच जाता है तिहाड़। यह वो दौर था जब शहाबुद्दीन सिवान से तिहाड़ जेल जाते हैं और एक गुमनामी भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। शहाबुद्दीन का यह बयान शायद शहाबुद्दीन ने भी नहीं सोचा होगा, यह मेरे जीवन का आखिरी बयान होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन कहा करते थे कि मुझे सांसें हरा दे तो हरा दे, जमहूरियत नहीं हरा सकती है। और साल था 2021, कोरोना का वो काल। तिहाड़ में शहाबुद्दीन होते हैं कोरोना पॉजिटिव और पहुंचते हैं इलाज के लिए दीनदयाल अस्पताल, जहां एक गुमनाम मौत मिलती है शहाबुद्दीन को। ये तो थी शहाबुद्दीन की आपराधिक कहानी, लेकिन इसके इतर शहाबुद्दीन की एक और छवि थी जो शायद सिवान के लोग आज भी उस शहाबुद्दीन को ढूंढते हैं। उस शहाबुद्दीन को ढूंढते हैं जो स्वस्थ व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर देता है। उस शहाबुद्दीन को ढूंढते हैं जो सिवान के लिए यह सोचता है कि सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, सिवान में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सिवान का रॉबिन हुड होगा तो शहाबुद्दीन होगा। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।